गुड मॉर्निंग बच्चों, माय नेम इज विनय कुमार गौतम। मैं आपको अपने फेवरेट चैनल मेरे क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने बच्चों पिछले वीडियो में पार्ट 2 सिंक्रोनस मोटर पार्ट 2 के बारे में बताया था, बेसिक जानकारी दी थी। इसी तरह उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको वीडियो पार्ट 3 वीडियो नंबर पार्ट 3 सिंक्रोनस मशीन वीडियो नंबर पार्ट 3 सिंक्रोनस मशीन को लेके आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आज हम बात करेंगे वीडियो नंबर 3 में पार्ट 3 में कंस्ट्रक्शंस ऑफ सिंक्रोनस मशीन। कंस्ट्रक्शंस ऑफ सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन के कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने डायग्राम ड्रा कर चुपकर रखा है, इन वीडियो जल्दी लंबा है। हाँ, मेरा डायग्राम थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, पर इतना है कि आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी कोई भी मशीन हो, उसमें दो पार्ट होते हैं। मतलब अगर हम बात करें अल्टरनेटर या जनरेटर, मोटर, कोई भी डीसी हो चाहे एसी मशीन हो, अगर हम बात करें उसमें टू पार्ट होते हैं। बेसिकली जो होते हैं टू पार्ट होते हैं। एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। ठीक है, किसी भी मशीन में स्टेटर वह पार्ट होता है जो स्थिर होता है। ठीक है, किसी भी मशीन में वह स्टेटर वह पार्ट होता है जो स्थिर होता है। ठीक है, वह स्थिर होता है। ठीक है, और रोटर, किसी मशीन में रोटर वह पार्ट होता है जो रोटेट करता है, जो स्थिर ना हो, जो अपने एक मैग्नेटिक फील्ड से क्या हुआ रोटेट करता हो। ठीक है, ठीक। अगर ऐसा नहीं कि आप हमेशा हम सप्लायर्स को दें, तब ऐसा नहीं हम सोर्स से जोड़े ना रोटेट करता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, आपको समझा रहे हैं। ठीक है, समझिए। स्टेटर के अंतर्गत बहुत से पार्ट आते हैं। हम बात कर रहे हैं अगर सिंक्रोनस मशीन की बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत जो कंस्ट्रक्शन है, स्टेटर हमारा, ये हमारा स्टेटर है। ठीक है, बेसिकली स्टेटर के अंदर ये हमारा स्टेटर है, इसके अंदर योग आता है, योग, ये जो हमारा योग है। ठीक है, स्टेटर के अंदर बेसिकली जो आता है ये हमारा योग है। योग का काम क्या होता है? योग का काम होता है किसी मतलब मशीन के भार को सहन करना। मतलब कह सकते हैं हम कि जो हमारा मशीन होता है, सब पूरे सिस्टम, जो मशीन का पूरा सिस्टम मतलब सेटअप होता है, इसी के अंदर होता है, इसी के अंदर होता है, उसी को हम लोग योग करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें योग की, अगर बड़ी मशीन है हमारा, बेसिकली जो हमारा योग होता है वह कास्ट आयरन और स्टील का बना होता है। ठीक है, हमारा जो योग होता है वह कास्ट आयरन और स्टील का बना होता है। अगर हम बात करें कास्ट आयरन और कास्ट स्टील का बना होता है। अगर हम बात करें कि फॉर बिग मशीन कास्ट स्टील, स्मॉल मशीन के लिए कास्ट आयरन। ठीक है, जो हमारा योग होता है वह बड़ी मशीन के लिए कास्ट स्टील का बना होता है और छोटी मशीन के लिए कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं बना जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो योग होता है वह पतले स्लैश से मिलकर बने होते हैं। पतले जैसे हमारा ट्रांसफार्मर था, सेम उसी प्रकार हमारा जो कास्ट आयरन फ्रेम होता है, पतले फ्रेम से मिलकर बने होते हैं। और ये फ्रेम जो होते हैं, मतलब जो होते हैं स्लाइस जो होते हैं, वह एक दूसरे से लेमिनेटेड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि हमने ट्रांसफार्मर जानते हैं, ऐसा इसलिए होता है ताकि ईडी करंट लॉसेस को कम किया जा सके। ठीक है, बस इसीलिए। ठीक, ये हमारा योग है। आप लोग साथ ही साथ नोट किया कर डिवाइस बोर्ड होता है, इसको मिटाना पड़ता है। ठीक है, फिर हम बात करें अगर स्टेटर के अंतर्गत कौन सी वाइंडिंग आती है, हम अपने
पिछले वीडियो में बता चुके हैं। स्टेटर में जो वाइंडिंग की जाती है वो वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है? आर्मेचर वाइंडिंग होती है। इसी को हम लोग हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी कहते हैं। इसी को हम लोग हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी कहते हैं। जी हाँ, इसी को हम लोग हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी कहते हैं। अब हमारे पिछले वीडियो में आपको बता रखा है हाई वोल्टेज वाइंडिंग क्या करती है, कौन सी वाइंडिंग होती है। जी हाँ, जो जिन भाई लोग मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाइए मेरा पिछला वीडियो देखिए, ठीक है। हम बता देंगे उस पर आपको। जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है वह सोर्स से करंट ऑब्जर्व और डिलीवर करने का काम करता है। अगर मैं मोटर की बात करूं तो ऑब्जर्व करेगा, जनरेटर की बात करूं तो डिलीवर करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, ठीक है, ये हमारा जो है आर्मेचर वाइंडिंग है। ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग हो चुका और ये हमारा जो है ये आर्मेचर स्लॉट है। ठीक है, ये हमारा क्या है? आर्मेचर स्लॉट है। ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गया हमारा और ये हमारा जो है आर्मेचर स्लॉट है। आर्मेचर स्लॉट है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है आर्मेचर स्लॉट। जी हाँ, वही स्लॉट है, इसमें आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। अगर हमसे कोई पूछे सर आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर स्लॉट में क्यों की जाती है, भाई अगर हमारा आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर स्लॉट में ना हो तो वाइंडिंग हमारा मतलब कहने का मतलब हमारा कोई स्लॉट है उसके अंदर का वैसे मान लीजिए हमारा स्लॉट है, ये हमारा स्लॉट है। अगर इसके अंदर वाइंडिंग फंसा रहे तो कितने इजिली फंस जा रहा है, देखिए। लेकिन अगर हम यहाँ फंसाए तो फंस रहा है, नहीं फंस रहा है। जैसे कहा वाइंडिंग इधर उधर हो सकता है, इस वजह से हम लोग आर्मेचर स्लॉट में वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या है? आर्मेचर टीथ है। आर्मेचर समझिए, स्लॉट को या आर्मेचर टीथ को बात एक ही है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जो हमारा फ्लक्स, जो हमारा स्टेटर जो हमारा है उसका यह भी एक काम होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसको एक पाथ प्रोवाइड करता है। उसको क्या करता है? पाथ प्रोवाइड करता है, पाथ प्रोवाइड। ठीक है, ऐसे ये हमारा आर्मेचर फ्लक्स है। आर्मेचर फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करने का भी काम करता है। ठीक है, ये हमारा आर्मेचर फ्लक्स पाथ प्रोवाइड करने का भी काम करता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? आर्मेचर फ्लक्स है। आर्मेचर फ्लक्स, अरे सॉरी, ये हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स पाथ। ये हमारा फ्लक्स पाथ है और ये हमारा फ्लक्स है। ठीक है, ये हमारा फ्लक्स पाथ है और ये हमारा फ्लक्स है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें, इसके अंतर्गत फ्लक्स पाथ हो गया, उसके अंदर फ्लक्स कोर। ठीक है, हम आर्मेचर कोर की बात करते हैं। हम जानते हैं आर्मेचर कोर क्या होता है। जी हाँ, ये हमारा हो गया और ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा होता है आर्मेचर कोर। क्या होता है? आर्मेचर कोर। इसको देखिए ध्यान से, आर्मेचर। इसी कोर को हम लोग लेमिनेट करके बनाते हैं। इसी कोर को हम लोग, कोर का मतलब क्या है, हम लोग उसको लेमिनेट करके इसलिए बनाते हैं ताकि हमने पहले बताया कि एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सके। ठीक है, इसी को हम लोग आर्मेचर कोर कहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्टेटर के जो वाइंडिंग होता है, स्टेटर पर जो वाइंडिंग होता है उसी पे हम लोग, अगर हम सिंक्रोनस मशीन की बात करें, 3 फेज सप्लाई दी जाती है। ठीक है, 3 फेज 2 फेज 1 फेज जो भी हो, जिस अकॉर्डिंग जो मतलब मेरा कहने का मतलब जो हो, मतलब जिस फेज का हो। ठीक है, हम मल्टीपल फेज की बात करेंगे तो हमें जो सप्लाई दी जाती है स्टेटर के वाइंडिंग को दी जाती है। ठीक है, इसको यहां से मान लीजिए हमारा सप्लाई सिस्टम। ठीक है, हम सप्लाई आर्मेचर की वाइंडिंग को देते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे हमारा ये जो है निचला पार्ट बेस है, इसे हम
इसको क्या कहते हैं? बेस। जी हाँ, बेस वही पार्ट है, बेस आधार जिसपे हमारा मशीन सीधा होता है उस पे रखा है, जो हमारा मशीन है उसी पे रखा हुआ था। ठीक है, ये हमारा सीधा आधार हो गया। फिर हम बात करेंगे पोल जो सॉरी फिर हम नहीं, हाँ ठीक है, नहीं हम फिर रोटर की बात करेंगे। ठीक है, फिर हम मेरा हो गया जो स्टेटर के पार्ट है, मैंने उसको सब बता दिया, लेकिन अब हम बात करेंगे रोटर। ये हमारा रोटर है जो एक बड़ी स्पेस में होता है, बीच में होता है। ठीक है, दोनों स्टेटर के बीच में होता है, जो पार्ट होता है रोटर रोटेट करता है, वह रोटर पार्ट कहलाता है। क्या है? रोटर। ये हमारा रोटर है। जो हमारा रोटर वाइंडिंग होता है उससे कौन सी वाइंडिंग करते हैं? उससे फील्ड वाइंडिंग करते हैं। इसी सिंक्रोनस मोटर, इसे हम लोग क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग। और इसी को हम लोग लो वोल्टेज वाइंडिंग भी कहते हैं। इसी को हम लोग लो वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं। इसका काम क्या होता है? टू क्रिएट द फ्लक्स। इसका काम लो वोल्टेज वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है? मशीन में फ्लक्स को प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना। ठीक है, बाय द सोर्स, बाय वाया प्राइम मूवर या डीसी सप्लाई। ठीक है, अगर हम सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो, ठीक है, अगर हम सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो इसी फील्ड वाइंडिंग को हम लोग बाय प्राइम मूवर या बाय एक्सटर्नल फोर्स या डीसी सप्लाई से एक्साइटेड करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग एक्साइटेड? ताकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो और अपने ध्रुव पे मैग्नेट का निर्माण करें। ठीक है, अगर हम बात करें कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, फील्ड वाइंडिंग उसको डीसी सप्लाई क्यों एक्साइटेड कराते हैं, ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो। उसमें क्या हो? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जो मैग्नेट का निर्माण करे अपने ध्रुव के, अपने साइड। ठीक है, अपने पोल साइड पे पोल का निर्माण करे। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको एक्साइट करते हैं। और डीसी सप्लाई किससे करते हैं? ये देखिए, डीसी सप्लाई से एक्साइट करते हैं, डीसी सप्लाई से। ये हमारा जो है ये हमारा होता है स्लिप। ये हमारा क्या है? स्लिप है, स्लिप रिंग। ये हमारा स्लिप रिंग है। इसी की सहायता से हम रोटर पे डीसी एक्साइटेड करंट को प्रोड्यूस करते हैं, उसको डालते हैं। दोस्तों, फिर आप वीडियो देख रहे हैं, अब हम देखेंगे 2 पोल 3 फेज मोटर, 3 पोल सिग्नल मोटर के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगर हम 2 पोल 3 फेज सिग्नल मोटर के बारे में हम देखेंगे, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। क्या देखेंगे? वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल की बात करें कैसे सिग्नल मोटर हमारा काम करता है। ठीक है, अगर हम 2 पोल सिग्नल मोटर की बात करें, हमारा स्टेटर हो गया। ठीक है, अगर मोटर की बात करें, ठीक है, सप्लाई हमारा जो 2 पोल 3 फेज रोटर है, 2 पोल 3 पोल सिग्नल मोटर है, हमारा 2 पोल का है। ये पोले हैं, पोले मान लीजिए हमारा यहाँ से, और हमारा मान लीजिए स्टेटर का पोल है और स्टेटर का जो पोल है, स्टेटर का पोल NS और SS, मतलब नॉर्थ साइड पोल, नॉर्थ स्टेटर का नॉर्थ पोल, स्टेटर का साउथ पोल, और ये रोटर का NR मिलते हैं यहाँ से, NR NS, ये रोटर का नॉर्थ पोल और रोटर का साइड पोल। ठीक है, अगर हम बात करें कंडीशन, हमारा ए मान लीजिए, हमारा ए है और हमारा ए बी है। अगर हम बात करें कि हमारा रोटर है, हमारा यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है। ठीक है, हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हम मान लेते हैं, और हमारा नीचे भी है। ठीक है, जब हम स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं,
जब हम समझिए मेरे बात को दोस्तों, जब हम स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं तो स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमारा रोटेटिंग फ्लक्स बनता है, इंड्यूस होता है, जो बनता है वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। कैसे डायरेक्शन करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जाएगा दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है। जब हम स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं, स्टेटर के वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। क्या होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, जो स्टेटर के फ्लक्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। किस स्पीड से? सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। ठीक है, ये हमारा बात हुआ इसका स्टेटर वाइंडिंग की बात, स्टेटर की बात। फिर जब हम रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं, रोटर को डीसी सप्लाई, तो उसमें क्या होता है? मैग्नेट, उसके ध्रुवों पे मैग्नेट पोल का निर्माण होता है। कैसे होता है? इस रूप होता है स्टील। मान लीजिए हमारा एक्सटेंस मॉडल है, हमारा मॉडल है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसमें हम वाइंडिंग कर देते हैं, इसमें हम वाइंडिंग किए, मान लीजिए वाइंडिंग कर देते हैं, हमारा वाइंडिंग है इसलिए। ठीक है, हमारा वाइंडिंग है, करंट से हमारा मान लीजिए है। ठीक है, हमारा जो स्क्रिप्ट रूल है वो कहता है कि करंट के दिशा में जिस हिसाब से करंट है उस हिसाब से अपने फिंगर्स को कीजिए, अपने फिंगर उसी हिसाब से कीजिए। देखिए हमारा करंट ऊपर है, फिंगर कैसे किए? ऐसे कीजिए। तो हमारा करंट ऐसे जा रहा, फिर ऐसे आ रहा, फिर ऐसे जा रहा, फिर ऐसे आ रहा। देखिए ऐसे किए ना, करंट हमारा इस रूल से बताता है कि हमारा जो थंब है उसके साइड जो पोल बनेगा वह नॉर्थ पोल बनेगा, और उसके थंब के अपोजिट साइड जो पोल बनेगा वह साउथ पोल बनेगा। ठीक है, स्क्रिप्ट रूल के अनुसार। ठीक है, वहीं पे उसी के हिसाब से, उसी उन्हीं के प्रिंसिपल के हिसाब से जो हमारा रोटर है उसमें पोल्स निर्माण होते हैं। क्या होते हैं? पोल्स का निर्माण होता है। हमारा इसमें 3 फेज स्टेटर सप्लाई दिए, रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और फेज स्टेटर सप्लाई दिए, इसमें भी मैग्नेटिक पोल निर्माण हुआ। ठीक है, ठीक है। स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण हमारा रोटर के मैग्नेट पर इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। उसी के कारण हमारा जो होता है सिंक्रोनस मोटर रोटेट करने लगता है, उसी से हमारा सिंक्रोनस मोटर रोटेट करने लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, बस उसी जब हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो हमारे इसको क्या है? इसको एंटी क्लॉकवाइज, देख रहे हैं ना, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे एनआर है, दोनों पोल सेम है, तो एनआर क्या करेगा? इसकी प्रवृत्ति होगी स्ट्रेट टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्टेटर फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन रोटेट करना चाहेगा, पर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? होगा नहीं क्योंकि जब तक ये होगा, क्योंकि इसमें इनर्शिया के कारण रोटेट नहीं होगा। ठीक है, इनर्शिया का रोटेट नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे, कोई हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, सर क्या हम लोग बिना रोटर के एक्साइटेड किए ही रोटर को रोटेट कर सकते हैं? जी हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है, क्या हम लोग बिना रोटर को एक्साइटेड किए रोटेट कर सकते हैं? चलिए देखिए, फिर हमको बनाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, होता क्या है इससे? कैसे होता क्या है? जब हम सप्लाई देते हैं इसको, जब हम इसको सप्लाई देते हैं, अगर हम इसको एक्साइटेड नहीं करें तो इसका एनएस पोल, इसका एनआर पोल, दोनों पोल सेम है, जिसके कारण
रोटर और स्टेटर को रोटर फ्लक्स को एक दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनर्शिया का रोटेट नहीं कर पाता है, ठीक है। जब तक ये रोटेट करता है, जब तक एनएस हमारा सेकेंड एनएस कर देंगे हमारा, ये हमारा एसएस, ये हमारा एनएस, यहाँ पे हमारा रोटर होता है जब तक हमारा रोटर स्टेटर का फ्लक्स T/2 टाइम में, T/2 कौन सा टाइम, T/2 टाइम में, इस टाइम को याद रखिएगा। T/2 टाइम में जब हमारा सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर फ्लक्स NS पर आ जाता है किस पॉइंट से, B पॉइंट पे, और हमारा एसएस जो है A पॉइंट पे पहुंच जाता है रोटेट करके T/2 में। तब देखिए इस कंडीशन में हमारा रोटर क्या है, इस कंडीशन में हमारा रोटर स्थिर रहेगा, क्यों, इनर्शिया का रोटर स्थिर रहेगा। लेकिन जैसे ही T/2 पे हाफ टाइम में मान लीजिए हमारा पूरा T टाइम लगता है रोटेट करने में, चक्कर लगाने में, अगर हम हाफ टाइम की बात करें तब उस कंडीशन में देखिए हमारा रोटर का श्रेय जो है स्टेटर का जो हमारा क्या है फ्लक्स पोल्स एनएस के करीब आ जाएगा, समीप हो जाएगा, इसके समीप हो जाएगा, इसके समीप में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, दोनों का पोल डिफरेंट है, डिफरेंट पोल का रोटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स और रोटर पोल्स एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अट्रैक्शन बनाएंगे, जिससे क्या रोटर घूम नहीं पाएगा, ठीक, आकर्षण करेगा, रोटर घूम नहीं पाएगा, घूम रहा है नहीं घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, बस यही कारण है कि हमको इसे एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है। फिर हम बाईग्राम स्टेटर फोर्स अगर हम सप्लाई हम बताएंगे रोटर कैसे करता है, हम देखिए इसमें क्या है, जब हम लोग डीसी सप्लाई से एक्सटेंड करते हैं या प्राइम मूवर या बाइक सिग्नल फोर्स से एक्सटेंड करते हैं तो पोल का निर्माण होता है, ठीक है। T/2 टाइम में कांस्टेंट रहेगा, T/2 में कोई रोटेट नहीं होगा, अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करके ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद क्या होता है क्या है इस कंडीशन में, ये देखिए जब हम कंडीशन तो हम पाई दे चुके हैं हम ना, ये देखिए हो गया एनएस, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अगर ये रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करेगा, पीछे नहीं होगा लेकिन रोटेट करेगा कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड हुआ इंड्यूस हुआ T/2 टाइम बाद एक दूसरे को आकर्षित करेंगे ना, ये रोटेट करेगा। एटलीस्ट एक ऐसा कंडीशन आएगा जब दोनों रोटेट करने लगेंगे, स्टेटर ठीक है, एक डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड से हमारा रोटर जो है रोटेट करने लगेगा, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ध्यान दीजिएगा। इसको देखने के बाद हमें तो यह सिद्ध हो गया कि हमारा प्रूफ हो गया कि हमारा जो सिंक्रोनस मशीन सिंक्रोनस मोटर होता है वह सेल्फ एक्साइटेड नहीं हो सकता, इसी के कारण हमारा जो सिंक्रोनस मोटर होता है वह सेल्फ एक्साइटेड नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो दोनों के जो बीच में जो रोटर और स्टेटर फ्लक्स जो बीच में का वर्किंग हो रहा है वो इंटरलॉकिंग सिस्टम में काम हमारा इंटरलॉकिंग कौन सिस्टम, इंटरलॉकिंग सिस्टम इंटरलॉक हो रहा है ना, क्यों यहाँ पे इंटरलॉक हो जाएगा। T/2 टाइम के बाद दोनों का ध्रुव एक दूसरे का अपोजिट होता है, दोनों इंटरलॉकिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं, जिससे कारण ये रोटेट हुआ रोटेट होने लगता है, दोनों का सिंगल स्पीड से रोटेट होने लगता है। अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर की स्लिप के बारे में बात करें तो इसका जो स्लिप होता है सिंक्रोनस मोटर का सिंगल मशीन का 0 होता है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में इक्वेशन ऑफ